स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक स्मॉल स्टार जैसे कि सन के डेथ पैटर्न पे डिस्कशन की। ऑलराइट, जिसमें हमने देखा कि एक स्मॉल स्टार जैसे कि हमारा सन जब ये डेथ या अपना लाइफ टाइम कंप्लीट करता है तो ये किस तरह से एक रेड जाइंट में कन्वर्ट होता है और फिर ये रेड जाइंट से किस तरह प्लेनेटरी नेब्यूला और एक वाइट या ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। हमने इस पे काफ़ी डिटेल से डिस्कशन की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज का जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है कि अगर हमारे यूनिवर्स में जो कि लार्ज स्टार बन जाते हैं उनका डेथ पैटर्न किस तरह होगा या उनका लाइफ टाइम जब एंड होता है तो किस तरह का बिहेवियर वो शो करते हैं, इस चीज़ पे आज हम डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो कहानी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने रेड जाइंट बनाया था एक स्मॉल स्टार से। इसी तरह आज हम एक लार्ज स्टार बनाएंगे, एक लार्ज स्टार से एक सुपर जाइंट स्टार बनाएंगे। ऑलराइट, क्या मतलब निकला स्टूडेंट? मतलब यही है सिंपल कि अगर एक स्टार आपके पास स्टेबल है तो वो तब तक स्टेबल स्टार रहता है जब तक कि उसके आउटवर्ड प्रेशर, जो कि फ्यूजन रिएक्शन की वजह से एक प्रेशर आउटवर्ड जनरेट हो रहा है, एनर्जी बाहर निकल रही है, उसको बैलेंस करता है उसी स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि उस स्टार को, उस स्टार की बाउंड्री को, उस स्टार की आउटवर्ड एरिया को टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट करने की लगातार कोशिश कर रही होती है। ऑलराइट, ये फोर्स कहाँ से जनरेट होती है? ऑब्वियसली कोर से जनरेट होती है, लेकिन ये स्टार के स्फेरिकल शेप को भी इसीलिए बनाए रखती है। क्यों? क्योंकि ये आउटवर्ड प्रेशर को बैलेंस कर रही होती है। और जब ये आउटवर्ड प्रेशर और ग्रेविटेशनल इनवर्ट अट्रैक्टिव फोर्स बैलेंस आउट होते हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा स्टार हमेशा एक स्टेबल स्टार रहता है। लेकिन आखिर कब तक ये माजरा चलेगा? कभी तो ऐसा होगा कि जो स्टार यूज कर रहा है फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन और फ्यूजन रिएक्शन उसके स्टार्ट हुए हैं, तो जैसे ही ये हाइड्रोजन कोर के अंदर खत्म होता है वहीं से इन स्टार का आखिरी वक्त स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सेम वही प्रोसेस है कि एक लार्ज स्टार से सुपर जाइंट स्टार या सुपर जाइंट किस तरह बनता है कि जब एक कोर के अंदर स्टार का फ्यूल खत्म होना शुरू होता है, फ्यूजन रिएक्शन कमजोर होना शुरू होता है, तो स्टार फौरन उस कंडीशन से बचने के लिए क्या करता है कि कोर के बाहर जितनी हाइड्रोजन है उसको यूज करना शुरू कर देता है। अब जब कोर के बाहर की हाइड्रोजन को यूज करता है तो वो एनर्जी थोड़ी सी डोमिनेट करती है कुछ देर के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स पे, तो वो जो साइज है, किस चीज का साइज, लार्ज स्टार का या स्मॉल स्टार का, वो साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, एक्सपेंशन होती है और हमें लार्ज स्टार से एक सुपर जाइंट बनता हुआ नजर आता है जिसका जो साइज है वो कई गुना ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अवर सन। अब स्टूडेंट्स हम थियरी को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं अगर कोई ऐसी बात है जो हमने डिस्कस नहीं की तो वो हमें समझ ताकि आ जाए। As the star gets older, it starts running out of hydrogen in its core. To compensate, the star starts burning heavier element like helium and the other element in different layers around the core. वही बात हो गई। This burning of the heavier element causes the star to expand, making it even bigger than it was before we called it as supergiant. तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि ये चीज़ अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से एक स्मॉल स्टार रेड जाइंट बनता है और एक लार्ज स्टार सुपर जाइंट किस तरह से बनता है। आई होप सो कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, किस तरह से एक सुपर जाइंट से किस तरह से इतना बड़ा एक धमाका होता है एक सुपरनोवा का कि ये पूरी की पूरी डिफरेंट गैलेक्सीज रोशन हो जाती हैं। और इवन मैं कुछ दिन पहले एक इंस्टा पे एक आई थिंक रिसर्च का एक पेज मैंने लाइक किया था, वो मैं पढ़ रहा था कि कुछ अरसे के बाद हमें एक दिन दो सूरज नजर आएंगे, दो सन हमें नजर आएंगे। ठीक है, तो जब उसके बारे में मैंने रीड आउट किया तो वो बेसिकली वो बता रहा था कि वो बेसिकली दूसरा सन नहीं होगा, सन तो हमारा एक ही होगा, लेकिन कहीं दूर किसी गैलेक्सी में सुपरनोवा का एक, जो कि करीब हमारी गैलेक्सी है, वहां पे सुपरनोवा का एक एक्सप्लोजन होगा। उस एक्सप्लोजन की वजह से हमें दो दो सूरज नजर आएंगे। ठीक है, मतलब एक सूरज के साथ दूसरा सूरज भी हमें साथ नजर आ रहा होगा, तो दूसरा सूरज नहीं होगा, वो बेसिकली एक्सप्लोजन होगा सुपरनोवा का, कहीं बहुत दूर, लाइट ईयर दूर हमसे हो रहा होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब जरा देखिएगा कि किस तरह से
एक सुपर जाइंट से सुपरनोवा का एक्सप्लोजन होता है। अब हम इस चीज को स्टडी करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, याद रखिएगा ये प्रोसेस कहां तक हम पहुंच गए कि हमारे पास फ्यूल खत्म हो रहा है, फ्यूल खत्म हो रहा है और वो बिल्कुल डेथ के करीब है और कभी इधर हाथ मार रहा है कभी इधर हाथ मार रहा है कि कोई चीज़ मुझे हाथ में लगे, मैं फ्यूजन रिएक्शन अपना स्टार्ट करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस आउट करूं। सारी बात है, कौन डेथ चाहता है इतना जल्दी, ठीक है। तो बेटा वो स्टार्ट ऐसे ही होता है कि ज़रा देखिएगा कि सुपर जाइंट आर मैसिव स्टार दैट आर एग्जॉस्टेड द न्यूक्लियर फ्यूल इन द कोर, दे अंडरगो अ सीरीज ऑफ फ्यूजन रिएक्शन ग्रेजुअली बर्निंग लाइटर एलिमेंट इनटू द हैवियर वंस इन द कंसेंट्रिक लेयर्स अराउंड द कोर। तो ये चीज़ हमने बात कर ली थी पहले ही कि फ्यूजन बेसिकली होता क्या है कि लाइटर एलिमेंट ऑब्वियसली हैवियर वंस बनते हैं, हम इंशाल्लाह न्यूक्लियर फिजिक्स में बात करेंगे। लेकिन सुपर जाइंट में प्रॉब्लम क्या है, जरा देखिएगा सुपर जाइंट का बात। सुपर जाइंट का प्रॉब्लम यह है कि इसका जो कोर है वो डिफरेंट लेयर से बना हुआ है। ऑलराइट, अब ये फौरन क्या करता है, जरा देखिएगा प्लीज बेटा ध्यान से देखिएगा कि ये हाइड्रोजन को यूज करता है और क्या बना लेता है, हीलियम बनाना शुरू कर देता है। ये तो बेसिक सा एक स्टेप है कि हम हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन में यूज होता है, उससे क्या बनता है, हीलियम बनता है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है। ओके जी, अब प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोजन यूज करता रहेगा, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। अब ये डेथ से बचने के लिए क्या करेगा स्टूडेंट, बजाय इसके के हीलियम और हाइड्रोजन ढूंढे, अब ये क्या करेगा, ये देखेगा अच्छा मेरे पास है क्या, हीलियम पड़ा है, ये हीलियम प्लस हीलियम का फ्यूजन रिएक्शन कर लेगा। ऑलराइट, थोड़ी सी हैरानगी होगी लेकिन आई होप सो कि आप एब्जॉर्ब कर लोगे इस बात को, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन खत्म हो गया ना स्टूडेंट्स, अब इसके पास क्या बचा, हीलियम। तो जैसे ये हीलियम का फ्यूजन का रिएक्शन करेगा, हीलियम से क्या बनेगा, कार्बन बनाएगा। ऑलराइट, ठीक हो गया, कार्बन की लेयर्स पहले से मौजूद है फ्यूजन रिएक्शन की। अच्छा, अब इमेजिन कर लो हीलियम भी खत्म हो गया, अब क्या करेगा, ये कार्बन को यूटिलाइज करना शुरू कर देगा, किस प्रोसेस में, फ्यूजन प्रोसेस के लिए, और इससे क्या बना देगा, नियॉन बना देगा। और फिर इसके पास कार्बन खत्म हो जाएगा तो फिर नियॉन को यूज करेगा, नियॉन खत्म होगा तो ऑक्सीजन को यूज करेगा, ऑक्सीजन खत्म होगा तो सिलिकॉन यूज करेगा। इन सारे स्टेप से फायदा ये होगा स्टूडेंट्स कि इस सुपर जाइंट को एनर्जी या प्रेशर मिलता रहेगा जिससे ये किसी हद तक ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस आउट करता रहेगा। ऑलराइट, आखिरी स्टेप क्या होगा कि जैसे ही ये सिलिकॉन का फ्यूजन रिएक्शन करवाएगा, इससे क्या बन जाएगा, इससे तो आयरन बन जाएगा। अब आयरन का मसला यह है कि आयरन का जब फ्यूजन रिएक्शन ये करवाता है तो आयरन कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, उल्टा ये इसकी जो रही सही एनर्जी है वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब ये एब्जॉर्ब करता है स्टूडेंट्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स, चूंकि ये आयरन बन गई है, अब कोई आपके उस सुपर जाइंट के पास कोई सोर्स बचा ही नहीं है क्या प्रोड्यूस करने के लिए कि ये सुपर जाइंट प्रोड्यूस कर सके एक ऐसा प्रेशर जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस आउट करे। अब मसला है क्योंकि आयरन तो प्रोड्यूस नहीं करता एनर्जी, ऑलराइट, तो आयरन तो एब्जॉर्ब करेगा। तो अब इस सुपर जाइंट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हद से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और उसको बैलेंस आउट करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं होता, सब साथ छोड़ देते हैं। तो इनसाइड प्रेशर ऑलमोस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, डोमिनेट कर जाती है। और ये इतनी डोमिनेट करती है कि अचानक ये पूरे के पूरे स्टार को कोलैप्स करवाती है, कोर की तरफ कोलैप्स करवाती है। ऑलराइट, कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलराइट, इस कोलैप्स की वजह से एक कैटास्ट्रोफिक एक एक्सप्लोजन होता है जिससे पूरा का पूरा स्टार जो है ये एक्सप्लोड होता है। इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, इतनी ज्यादा रोशनी बाहर निकलती है कि बहुत सी गैलेक्सीज इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन से चमक उठती हैं, रोशन हो जाती हैं। और इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन से सिर्फ और सिर्फ इसके बाद एक छोटा सा कोर यहां पे बच जाता है, बाकी सारे के सारे एक सुपर जाइंट का जो आउटर शेल है, जो कोर के अलावा जितना भी हिस्सा है वो एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, किसके अंदर, स्पेस के अंदर फेंक दिया जाता है। ऑलराइट, ठीक हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ कोर रह गया जिसके अंदर हाई ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऑलराइट, सो अब जरा इन लाइंस को पढ़ लीजिएगा। So the fusion process continues until the star reaches the formation of the iron and its core. Iron fusion absorbs energy instead of providing. As the supergiant force fuses lighter elements into the iron, it loses energy source that counteracts gravitational collapse, trying to compress the core.
ओके सारी बातें वही हो गई जो हमने बात की, ठीक है। द कोर रैपिडली क्लैप्स अंडर इट्स ओन ग्रेविटी इन द मैटर ऑफ द सेकंड। द क्लैप्सिंग कोर रिलीजेस an incredible power shock wave known as supernova just because of the presence of humongous amount of gravitational force। बहुत ज्यादा बहुत पावर की होती है, जैसे स्टार सारा का सारा कोलैप्स करता है, एक तबाही मचती है, एक कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन होती है और उससे जो स्टार है उसका सिर्फ कोर रह जाता है, बाकी सारा हिस्सा स्पेस में क्या कर दिया जाता है, एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। ऑलराइट, आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नाउ ये जो कोर बचा है इसमें अब क्या चलेगा, अब हम इसको पढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा सुपरनोवा टू न्यूट्रॉन स्टार स्लैश ब्लैक होल। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो कोर बचा था सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद, ये कोर की हालत में पहले ही आपको एक इमेजिन करवा चुका कि ये इसके अंदर हाई ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा स्टूडेंट्स होगी कि इस स्टार के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फोर्स करेगी कि दोनों मिल जाएं और मिल के क्या बना लेंगे, ये न्यूट्रॉन बना लेंगे। अब चूंकि स्टार के अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन बहुत से प्रोटॉन होंगे, तो इन सारे इलेक्ट्रॉन और इन सारे प्रोटॉन्स को एक फोर्स मिलेगी और ये एक दूसरे में डिफ्यूज होके एनिलेट होके क्या बना लेंगे स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन बना लेंगे। और ये जो पूरा का पूरा कोर बनेगा, इस कोर को अब हम कहेंगे न्यूट्रॉन स्टार कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी है न्यूट्रॉन्स की, यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है और ये कोर इस कदर कंपैक्ट है, इस कदर इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है कि इसका अगर 20 किलोमीटर हिस्सा भी हम ले लें स्टूडेंट्स, तो इस 20 किलोमीटर हिस्से में सन के 3 दफा इसका मास आ सकता है। ये इतना ज्यादा हैवी है, इवन कि न्यूट्रॉन स्टार की अगर एक छोटा सा टुकड़ा में एक स्पून में रख लूं तो वो भी किसी से नहीं उठ पाएगा, उसका इतना ज्यादा वेट होता है न्यूट्रॉन स्टार का। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स जरा ध्यान से समझिएगा, अगर तो न्यूट्रॉन स्टार का जो मास है वो 2 to 3 टाइम्स मास ऑफ आवर सन के बराबर हो, तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रॉन स्टार ही रहेगा। ऑलराइट, 3 सन को इकट्ठा कर लो, इमेजिन कर लो ना थोड़ा सा, और एक न्यूट्रॉन स्टार बन गया। अगर न्यूट्रॉन स्टार का मास उन 2-3 सन के बराबर हो तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। और ये आरी बात समझ ठीक हो गया। थोड़ा सा वहां पे प्रेशर का फैक्टर डोमिनेट करेगा। लेकिन अगर ऐसा न्यूट्रॉन स्टार बना कि जिसका मास बहुत ज्यादा है, 6-7 सन के बराबर है, तो वो फिर न्यूट्रॉन स्टार नहीं रहेगा, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हद से ज्यादा इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि वो न्यूट्रॉन स्टार अपने आप को कन्वर्ट करके स्टूडेंट्स क्या बना लेगा, ब्लैक होल्स बना लेगा। ऑलराइट, और ब्लैक होल्स के बारे में कौन नहीं जानता, आई होप सो कि आपको इसकी इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ जरूर होगी। इसकी इतनी शदीद ग्रेविटेशनल फोर्स है कि लाइट भी इसके अंदर से पास नहीं कर सकती, गुजर नहीं सकती, हालांकि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ऑलराइट, तो ये देखिएगा जरा नेक्स्ट स्लाइड में कि अगर न्यूट्रॉन स्टार के सामने कोई प्लैनेट आ जाए तो किस तरह से वो डिफरेंट पीसेस में कन्वर्ट हो गए एक ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। ऑलराइट, ब्लैक होल के सामने क्या आ जाए, एक प्लैनेट अगर आ जाए, ये एक स्टार आ जाए, तो किस तरह से वो डिफरेंट पीसेस में कन्वर्ट होके अंदर चला जाता है। ये ऊपर वाली लाइंस पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, सो ये बेसिकली इसका एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो आप अपनी आसानी के लिए ये फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, जिसमें आप देख रहे हो कि नेब्यूला है, नेब्यूला से हमें मेन सीक्वेंस स्टार बनता नजर आता है। कैसे बनता है वो सारी स्टोरी मैं समझा चुका हूँ। नेब्यूला के अंदर डिस्टर्बेंस होती है और उससे स्विरलिंग क्लाउड जनरेट होता है और उससे एक प्रोटोस्टार बनता है, प्रोटोस्टार से मेन सीक्वेंस स्टार बनता है। मेन सीक्वेंस स्टार 2 तरह का होता है, एक स्मॉल स्टार होता है जिससे रेड जाइंट बनता है, प्लैनेटरी नेब्यूला, वाइट डॉर्फ और ब्लैक डॉर्फ बनता है। इसको छोड़ दीजिएगा बेशक। ऑलराइट, इसके बाद हमें सुपर जाइंट बनता हुआ नजर आता है, सुपरनोवा होता है। सुपरनोवा से 2 प्रोसेस होते हैं, या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा अगर उसका मास बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर उसका मास स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा जिसकी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव पावर होगी कि वो लाइट को भी अपने अंदर से
एस्केप नहीं होने देगा स्टूडेंट्स। ऑलराइट, ये भी देख लीजिएगा। और स्टूडेंट्स ये भी देख लीजिएगा कि जिसमें आपको नेब्यूला दिखाया गया है और यहाँ पे प्रोटोस्टार है, लार्ज स्टार है, ये साइड्स पे रीजंस भी सारी लिखी हैं, इन रीजंस को पढ़ लीजिएगा। आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट्स हमारा डॉपलर इफेक्ट। इंशाल्लाह उसको फिर किसी दिन हम कवर अप करेंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ ज़्यादा ही आपको समझाई है, लेकिन क्या करें कि अगर इसको चीज़ को मैं शॉर्ट करता और आपको कम इंफॉर्मेशन देता तो प्रॉब्लम ये होता कि आपके माइंड में एक कंफ्यूजन ज़रूर क्रिएट होती। हो सकता है आप पास्ट पेपर से क्वेश्चन करके या आप एक पैटर्न को याद करके, ये फ्लो चार्ट को याद करके आप मार्क्स ले लेते, लेकिन जो करेक्ट नॉलेज है बेटा उसकी अपनी वैल्यू होती है। तो अगेन वही बात है कि याद रखिएगा कभी आपको ग्रेड्स आगे नहीं लेके जाते, आपका नॉलेज आगे लेके जाता है। ऑलराइट, और यही नॉलेज आपका इंटरव्यूज वगैरह में काम आता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह से मैंने समझाया है आपको उसी पैटर्न में सारा समझ आ जाए। कोई क्वेश्चन हुए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, नहीं तो खुद भी सर्च आउट कीजिएगा। डिफरेंट इसमें एनिमेशंस पढ़ी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बेटा पढ़ी हैं पूरी की पूरी यूट्यूब के ऊपर। ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज आप देखें। जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है उस इन्फॉर्मेशन को मैच करो कि किस हद तक ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और क्या क्या चीज़ें इसमें और भी हैं जो बेसिकली मैंने जानबूझ के हो सकता है डिस्कस ना की हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीज़न के अभी आईजीसी का लेवल कम है, ये कह सकते हैं छोटा लेवल है तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन बेटा मैंने शेयर कर दी है भी इसमें बहुत सी चीज़ें गैर ज़रूरी भी हैं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बेटा ये बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली चीज़ें याद रखने के लिए ये फ्लो चार्ट काफ़ी है। ये वाला फ्लो चार्ट, इससे पिछले वाला फ्लो चार्ट, बस आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है, क्या से क्या बन रहा है, छोटी छोटी रीजंस आपको पता होनी चाहिए, लेकिन कहानी आपकी ये पूरी ज़हन में कंप्लीट होनी चाहिए जिस तरह मैंने ही समझाई है। ऑलराइट, और अगर आपको इंटरेस्ट है स्पेस में तो ज़रूर ए लेवल के बाद, एफएससी के बाद या अपने इंटरमीडिएट लेवल के बाद एस्ट्रोफिजिक्स को ज्वाइन करो, एरोस्पेस को ज्वाइन करो, ऐसी फील्ड की तरफ आप आगे, इंजीनियरिंग की फील्ड की तरफ जाओ, ऐसी साइंसेस की तरफ जाओ जो कि आपको स्पेस की तरफ लेके जाती हैं। एस्ट्रोफिजिक्स आप चूज़ करो, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ इंटरेस्ट है आपका इसमें, और ये फील्ड बड़ी ही हाईलाइटेड फील्ड है, बड़ी ही स्पीड से आगे जा रही है। और आपको पता है ना कि वर्म होल्स मिल रहे हैं, ब्लैक होल के बारे में कॉन्सेप्ट है, वाइट होल के बारे में कॉन्सेप्ट है, किस तरह से टाइम ट्रैवल किस तरह किया जाएगा। इंटरस्टेलर मूवी आप देख लें, सारी की सारी इंफॉर्मेशन की भरमार है। आज तक जितनी रिसर्च होगी, जितने हाइपोथेसिस हैं उनके बारे में पढ़ा जा रहा है, टाइम ट्रैवल के बारे में पढ़ा जा रहा है। और ऐसी इस दुनिया में कई ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जिसमें हमें टाइम ट्रैवल देखने को मिलते भी हैं। ऑलराइट, वो कुछ वाक़यात हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन कांटेक्ट में आते हैं, कुछ साइंस के एतबार से भी हमारी डेली लाइफ में ही हमारे वर्ल्ड में मशहूर हैं, तो उनको भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको स्पेस में इंटरेस्ट है तो आई थिंक सो एक इंडिया के हैं एक ध्रुव राथे, आई गेस उनका नाम, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं कर रहा, वो तो कमाल है, उनसे बेहतर तो कोई एक्सप्लेन करता ही नहीं है ना। तो अगर आप उनकी वीडियोस भी स्पेस की देखें तो आपको बहुत कुछ उनसे भी सीखने को मिलेगा, और वो कमाल है और कमाल ही रहेंगे। उनसे हम सब सीखते हैं क्योंकि जिस तरह जनरल नॉलेज वो जितना शेयर करते हैं तो हम सब के लिए बहुत अच्छा है। तो आई होप सो कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इन तीनों लेक्चर्स को देखा होगा आपने और नॉलेज की बेस पे देखा होगा, नॉलेज की तरह समझा होगा आपने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम डॉपलर इफेक्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि एक और मज़े का टॉपिक है और आपको एक अच्छा लगेगा वो टॉपिक भी अंडरस्टैंड करके। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।